अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जब आपसे मुलाकात हो रही है तो इस एक हफ्ते के दौरान काफ़ी कुछ बदल चुका है। लॉन्ग मार्च गुजर चुका है इमरान खान साहब का और गुजर के इख्तिताम पजीर भी हो चुका है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अंदाज़ा था कि शायद वो वहाँ पर धरना देंगे, रुकेंगे, क्योंकि कुछ उनका इंदिया भी यही था कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। लेकिन तवक्कुआत के बरखिलाफ इमरान खान साहब ने अलल सुबह ही धरना खत्म कर दिया, बल्कि धरना तो उन्होंने दिया ही नहीं, लॉन्ग मार्च को भी खत्म कर दिया और उसके बाद वापस हो लिए। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि जनाब आप ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दें और इसके साथ साथ इलेक्शन के लिए डेट भी अनाउंस कर दें, वरना 6 दिन के बाद उनका कहना था कि वो फिर से इस्लामाबाद आ जाएंगे। इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के बाद काफ़ी बातचीत हुई कि क्या ये एक नाकाम लॉन्ग मार्च था, क्या कोई डील हो गई है जिसके तहत इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया, धरना नहीं दिया। ये भी बात हो रही थी कि क्या वाकई उन्हें कोई गारंटी दे दी गई है। लेकिन अगले जो 6 दिन हैं, जिसमें से अब तकरीबन 2 दिन गुजर भी चुके हैं, उससे अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल नहीं है कि फ़िलहाल ये असेंबलीज शायद डिज़ोल्व होती नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों से जो मुशावरत की है उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि अब गैर यकीनी को ख़त्म होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसीलिए अब हम मुश्किल फ़ैसले लेने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मईशत को इस्तेहकाम दे सकें और उसके साथ साथ आम आदमी को रिलीफ भी पहुंचा सकें। उनका कुछ ही देर में कौम से पहला खिताब भी मुतवक्के है, जिसमें वो कोई हतमी लाहेअमल का ऐलान करेंगे। अगरचे ये उनका कौम से पहला खिताब है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद कोई भी वज़ीर आज़म पहले ही हफ्ते में कर लेता और अपनी स्ट्रेटजीज और तरजीहात बता देता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया। बहरहाल अब अगर वो वाकई मेंटली इतने क्लियर हैं कि ये असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी, तो फिर इमरान खान साहब के अल्टीमेटम का क्या नतीजा होगा? क्या वो दोबारा से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ जाएंगे? क्या उन्हें आने दिया जाएगा या पहले वाले लॉन्ग मार्च जैसा ही हशर होगा? और इसके साथ साथ ये भी कि अगर वो लॉन्ग मार्च भी अपने मतलूबा हदफ तक ना पहुंचा तो फिर क्या हो? तो काफ़ी सारे सवाल हैं जिस पर गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। आइए इसी पर बात करते हैं और पहले मैं जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको अब इस हुकूमत में ये क्लैरिटी नज़र आ रही है कि टर्म पूरी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में कोई बात ख़त्मी नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादियों के साथ मिल के ये फ़ैसला कर लिया है कि वो असम्बलियों की मुद्दत पूरी करवाएंगे और इलेक्शन जो है वो अगले साल ही करवाएंगे। इसीलिए जो उनका ये मुतालबा था कि हम उसी सूरत में ये सख्त फ़ैसले लेंगे कि अगर हमें ये यकीन हो कि हमने अपना टेन्योर पूरा करना है। अब उन्होंने वो मुश्किल फ़ैसले ले लिए हैं, जिसमें पहला फ़ैसला पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का भी। लिहाजा अगर वो जल्दी इलेक्शन करवाने जा रहे होते तो कभी भी ये फ़ैसला ना लेते। लेकिन इमरान साहब, जो अभी पिछले दिनों बल्कि कल और आज में जो कानून साजी हुई इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर और नैब तरमीम के ऊपर, उससे तो थोड़ा ये भी तासुर मिल रहा है कि शायद उन्हें भी पता है कि इलेक्शन जल्दी करवाने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले फटाफट ये जो ज़रूरी काम है ये तो हम अपने कर लें। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये इसलिए किया गया है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो मरकूज़ करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि जिस वजह से भी ये समझा जा रहा है कि ये बेयकीनी की सूरत हाल है, उन सारी वजूहात को दूर कर लिया जाए। और उन्होंने अपने इत्तेहादियों से भी कहा कि जनाब अगर ये बात इस तरह से है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं तो इनको पहले निपटा लेते हैं ताकि हम आगे सारा करें। आप देखें, सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने ये किया, बल्कि उन्होंने पंजाब और सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर नहीं थे उनकी भी सिलेक्शन कर ली है। अभी वो फिर चेयरमैन नैब के हवाले से भी उसकी सिलेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इस पे वो काम लग रहा है कि वो हाँ जी, रुकेंगे। बिल्कुल। हिलाली साहब, इमरान खान साहब ने क्या धरना ना देकर वापसी का ऐलान करके कोई अच्छा फैसला किया? क्योंकि उससे तो तासुर ये मिल रहा है कि इस हुकूमत को उन्होंने और मजबूत कर दिया है, तभी वो बबांगे दौल अब बड़े बड़े अहम फैसले करने के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। कमाल है। आप समझते हैं कि उसको जाके औरतों और बच्चों को और अपने वर्कर्स को, जैसे उन्होंने कहा, अपनी पुलिस फोर्स के साथ लड़ाएं और उतने जितनी शेलिंग हुई थी और जिस शेलिंग हुई थी जो एक्सपायर्ड टॉक्सिक गैस के साथ, और 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि लंग्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। आप समझते हैं कि लोग मारे जाना था
18 घंटे बाद ऐसे लोगों को एक क्लैश होना था, और ऐसा पुलिस फोर्स, एक वैशी पुलिस फोर्स जो कोर्ट ऑर्डर्स को इग्नोर करके बच्चों और औरतों पे शेलिंग किया और मारा, क्या क्या नहीं हुआ। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। पंजाब पुलिस, ये गवर्नमेंट की हैंडलिंग, सनाउल्लाह, इट हैज बीन अ डिजास्टर। और अगर वो ठहरते तो लोग मरते, तो आप चाहते हैं कि वो होता? माय गॉड, मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा उनको, तुम लोगों ने कंटेनर्स कैसे रखे जब हमारा ऑर्डर था, नहीं करो। तो मेरा ख्याल में जी इज अ वेरी गुड। और अब जब वापस जाएगा, अब शायद औरतें और बच्चे ना हो, अब शायद और कुछ चीज़ें, बेटर प्रिपरेशन हो, और क्या पता अगर फिर से इस किस्म की शेलिंग हो तो कुछ कोई रिएक्शन होगा। और अगर आप चाहती हैं कि इंजरी और डेथ्स हों, जैसे आप समझती हैं कि लिटमस टेस्ट यही है कि नुकसान हो, लोग मरे, तो फिर शायद मैंने कब ऐसा चाहा अगले इस पे। लाल साहब, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, और मैं खुश हूं कि इमरान साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनने दी। लेकिन मेरा इसमें एक ज़मीनी सवाल ये भी है आपसे कि वहां पर अब मामला फौज के हवाले थे, और फौज ये क्लैरिटी से कह चुकी थी। समीना जी कह लीजिए, आप कंप्लीट कर लें। समीना, बात असल ये है कि इमरान खान ने कहा था ये हमारा पुलिस फोर्स है और ये हमारा फ़ौज है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मरियम औरंगज़ेब ने जो जाके कहा है कि जाके ये एक इमरान खान को सजेस्ट किया है कि एक गोली खा लें और गोली खा के आराम करें, इस किस्म के लफ्ज़, इस किस्म के अल्फाज अच्छे नहीं है ऐसे मौके पे। तो देखिए, एक बड़ा ये अभी तक डेंजर है इधर कि इट विल एक्सप्लोड, खुदा ना करे। और मैं समझता हूँ जो भी साइड है जो कॉशन और क्या कहते हैं केयर एक्सरसाइज कर सका, बेहतर होगा। इसलिए कि हाईली चार्ज्ड है ये, और 6 दिन के बाद और भी हाईली चार्ज होगा। अच्छा, लेकिन इस पे मैं आपसे वैसे एक डिफरेंट सवाल करूंगी वापस आके। मैं पहले ज़रा इमरान साहब की कमेंट इस पे ज़रूर ले लूं कि इमरान खान साहब वापस क्यों आ गए। क्योंकि इमरान साहब एक तरफ तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि जनाब उन्हें खून खराबे का खदशा था, और जिसका हिलाली साहब भी इशारा करें, और ये कोई भी नहीं चाहता, मुहिब वतन हो या जो भी इंसान से मोहब्बत करने वाला शख्स है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फ़ज़ा में गर्दिश कर रही थी बातें कि उनकी कोई डील हो गई है, कोई उन्हें गारंटी मिल गई है। आप किस मौक़िफ़ पे यकीन रखते हैं? सुमीना, एक तीसरा मौक़िफ़ भी है। देखें, हिलाली साहब ने जो कहा, एक ये मौक़िफ़ है। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ा कारनामा किया और बड़ा अच्छा किया, चले बड़ी अच्छी बात है, मुल्क को इंतशार से बचाना, मुल्क में ऐसी फ़िज़ा कायम ना होने देना कि जिससे मज़ीद नुकसान हो। हालांकि PTI के लोगों ने जो वाक़यात उनकी तरफ से भी हुए, पुलिस वाले बेचारे शहीद भी हुए, आग भी लगाई गई, इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस तरह के जुलूसों में मैं मार्जिन इसलिए देता हूं कि इस तरह के एहतजाज में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उन्हें रोका ना जाता तो फिर शायद वो भी ना करते। सुन लेना, ये भी तो एक चीज है कि पहले भी उन्होंने आके जलसे किए, मार्च भी हुए, लेकिन इस तरह की चीज नहीं हुई। सुमीना, मुझे अगर आप बात कर लेने देंगे, मैं आपको ही बात करूंगी, आपसे सवाल गुजारिश ये है, मुझे कर लेने दे पहले बात, फिर जितने सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। आपके साथ ज्यादा सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त क्या क्या बातें हो रही हैं। एक मौक़िफ़ जो आपने और हिलाली साहब ने बड़ा खुल के बयान किया। अब दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जो मुस्लिम लीग नून वाले या इस इमरान खान साहब के नाकदीन या अपोजिशन वाले पेश करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब बात ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह से हट दर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, वो किसी तौर से किसी इदारे की, रियासत की, हुकूमत की किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे, कहीं मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा उनके साथ जिस तरह से पुलिस निपटी है, वो इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कौन है और सही कौन है, लेकिन जैसे अभी एक मौक़िफ़ ये भी है, हाँ, एक मौक़िफ़ ये भी है, वो समझते हैं कि जिस पंजाब पुलिस को अभी हिलाली साहब बुरा कह रहे थे, उन्होंने इतना एफिशिएंटली ये काम किया कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तो पुलिस को शाबाश दी है, और उन्होंने तो कहा है कि बड़ी अच्छी बात है। वो तो आज भी सियालकोट में एक कांस्टेबल के घर गए थे,
कल भी गए थे, और जो शहीद हुए हैं कांस्टेबल, उनके घरों में जाके उनके लिए शोहदा पैकेज का भी ऐलान कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मामला वही है कि हर एक बंदा अपनी नज़र से ये देखता है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ, ज़ाती ये अब मेरी अपनी राय है कि इमरान खान साहब आज जिस तरह से वापस गए हैं, आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो वो इमरान खान नज़र नहीं आ रहे थे जो उनका हादसा रहा है। आज इमरान खान साहब भी आप देखें कि लॉन्ग मार्च अचानक ख़त्म हो जाने की वजह से, या अचानक वापस जाने की वजह से, या इतना कामयाब शो ना हो पाने की वजह से वो उस मोमेंटम में नहीं थे। और ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। देखिए आपने इतना अच्छा मोमेंटम, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च से पहले जो मोमेंटम बनाया था, पाकिस्तान में कोई सियासी जमात उससे पहले बना नहीं सकी। लेकिन उस मोमेंटम के जवाब आपने जो शो किया वो उस इतना कामयाब शो नहीं हो सका। उसकी वजूहत आप जो भी बयान करें, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आप वो शो कामयाब नहीं उस तरह से कर सके। लिहाजा जब आपकी तवक्कुआत के बाद तवक्कुआत से बरअक्स और कम शो होगा तो आपको लाजमी बात है कि एक दचका ज़रूर लगेगा। इसीलिए ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि अब जो इमरान खान लवर्स एसोसिएशन है, ये जो एक सेकंड, इसमें मैं एक सवाल जी जी ज़रूर कर, आपने कहा कि वो नहीं लगे, ये इस वजह से इस बात को आप इस पे एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात की जो इससे पहले वो नहीं बात कर रहे थे कि हम नेगोशिएशन मुज़ाकरात की भी बात की, फिर वो मई में कह रहे थे, आज उन्होंने ये भी कहा कि जून में भी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे तो हम वो नहीं करेंगे। फिर आज उनकी तकरीर में, उनकी गुफ्तगू में वो दमहम भी नहीं था। फिर गुस्सा, जो एक साफ़ी के साथ भी उन्होंने गुस्सा किया, सवाल, हालांकि उसने कोई इतना कोई बदतमीजी वाला सवाल नहीं किया था, गालबन आरिफ यूसुफ ज़ई साहब ने जो सवाल किया आखिर में, जिस पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइंड अप भी कर हाँ जी। तो गुजारिश ये कि ये सारी चीज़ें, उनका एंगर भी शो हो रहा था, उनकी बेचैनी, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी शो हो रही थी। तो ये मामला जो है, अब शायद जब वो अगली दफ़ा आने का सोचें, जो 6 दिन का उन्होंने अगली दफा पे मैं आती हूँ। नजर आए लाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, आपके कमेंट्स। हाँ जी जरूर। जी लाली साहब, आप अग्री कर रहे हैं इस बात से कि वाकई कामयाब शो नहीं इन दी एंड कर सके, चाहे जिस भी तरह उन्हें रोका गया हो या जो भी हुकूमत की स्ट्रैटेजी हो, बहरहाल हुकूमत अपनी फिर स्ट्रैटेजी में इसका मतलब कामयाब रही, मोमेंटम भी तोड़ दिया उनका, और जो वो चाह रहे थे कि एक बड़ा पावर शो करें वो नहीं वो कर सके। पहली बात है तो मोमेंटम उस वक्त टूटेगा जब अगले शो में आप समझेंगे कि वो जोश और वलवला नहीं है, तो ठहरना पड़ेगा थोड़ा सा। ये तो डिलिबरेटली इन्होंने इसको ख़त्म किया है, डिलिबरेटली। क्यों? मैं आपको 2 चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ कि इमरान खान ने ख़ुद कहा, माना कि मैं कभी नहीं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरीके से वो लात मार के ख़त्म कर देते थे। कहते हैं कि हम जब निकले हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब हमने सुना, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई इम्पेडिमेंट नहीं होनी चाहिए, हमने कहा बस यही चाहिए हमें, जो पहले होता था कि हम उधर जाते थे, धरना करते थे और जो भी है। मगर जब हमने देखा कि पुलिस को परवाह नहीं है, और ये घास को आग लगाना, देखिए घास को आग पुलिस लगा रहे थे, आग कैसे लगाएं वो डेमोन्स्ट्रेटर्स, वो तो उधर ठहर रहे थे, वो तो उधर बैठ रहे थे। वो गर्मी में क्या आग लगाते हैं आप? जब गर्मी में आपको खड़ा होना पड़ता है, आप घास को आग लगा देते हैं? आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो आंसू गैस के जो शेल्स हैं, उनकी जो ताकत है, उनका असर खत्म करने के लिए अक्सर ये वो एक है, मैं जरा साइंटिफिकली इसको मैंने नहीं चेक किया, लेकिन ये एक बात है कि जी अगर वो आग का जो धुआं है वो उसका असर जाहिल कर देता है, आंसू गैस की शेलिंग का, तो वो इसलिए प्रोटेस्टर्स जो थे वहां पर वो लगा रहे थे ताकि उसका नहीं वो बता रहे थे। अरे ये बहाना, ये पता नहीं ये किधर से एक्सप्लेनेशन आया, ये तो एक टिपिकली पाकिस्तानी एक्सप्लेनेशन लगता है। एक्चुअली हुआ ये, जब लोगों ने कहा कि तुमने तबाह कर दिया है ग्रीनरी को, ग्रीन बेल्ट को, ये और वो, कहने लगे नहीं हमने नहीं लगाया, इन्होंने लगाया। देखिए वो आग वाग का, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि वो मान गया और सही माना कि ये जो उन्होंने किया है, ये they did not allow for that। वो खुद कह रहा है। देखिए एक आदमी अगर कहता है बच्चों के साथ आओ, क्या बच्चों के साथ तुम आओगे इस किस्म की टॉक्सिक शेलिंग के ऊपर?
तुम बच्चों को डी स्क्वायर में ले जाओगे टॉक्सिक शेलिंग के लिए? यू हैव टू बी मैड, पागल होना है। तो जाहिर है उसने अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए निकलने के पहले उनको ऑर्डर मिल गया था कि सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट को पूछें, इनसे पूछें कि ये है तुम्हारा ऑर्डर का इम्प्लीमेंट, कि हम कहते हैं कुछ इंटरफियर मत करो, तुम कंटेनर्स तो छोड़ो, तुम वो भी नहीं हटाए, उसके ऊपर जिस किस्म की शेलिंग की है तुमने। और समीना प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक शेल पे सेल बाय डेट होता है, उस सेल बाय डेट एग्जॉस्ट हो गया है और उसके बाद इट इज नॉट सेफ फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस। हाँ नहीं, सब थे एक्सपायर्ड शेल। ये इसलिए सेफ नहीं है कि जब आदमी उसका सांस लेता है उसके लंग्स पे जाके असर होता है। जब मैंने पहले एक दफे टीवी पे ये कहा था तो लोग कह रहे थे देखिए देखिए ये डरा रहा है लोगों को। आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट जो वो मैन्युफैक्चरर कहता है, नहीं तो यूज बाय डेट नहीं होगा। तो खैर एनीवे ये सब चीजें हैं जो यू शुड टेक इनटू अकाउंट। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर डील कोई नहीं हुई। आप दोनों इस बात पे एग्री हैं कि डील नहीं हुई। लेकिन एक बात समझे कि जलाली साहब जो फरमा रहे थे कि पुलिस वालों ने आग लगाई, देखें फुटेजेस देखें कि कौन आग लगा रहा है। अब तो कैमरे की आंख चले, मैं गलत कह सकता हूँ, जलाली साहब गलत कह सकते हैं, लेकिन जो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है उसमें तो सब आ जाता है। देखिए कारकुन आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बेशक उन्होंने आके रिएक्शन में किया हो, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने किया तो अब वो भी आप पुलिस पे ही डालते। पुलिस अपनी गाड़ियां खुद जला रही थी, पुलिस अपनी गाड़ियां खुद तोड़ रही थी, पुलिस खुद वहां आग लगा रही थी। लेकिन आपको लगता है इस बात की जरूरत थी कि उन्हें बाय फोर्स इस तरह से लॉन्ग मार्च को रोका जाता? इन लोगों ने भी तो इमरान साहब अपने दौर में इतने किए थे, इमरान खान साहब ने तो इस तरह की शेलिंग नहीं की। देखिए समीना, बात ये कि ये तो हुकूमती पॉलिसी है ना, मैंने पहले अर्ज की कि आप उस पॉलिसी से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ये जिस तरह से उसको रोका, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। कभी भी इस तरह से इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह की शेलिंग करें। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन पे भी ये पाबंदी ज़रूर होनी चाहिए कि वो भी कानून को अपने हाथ में ना, वो भी इस तरह से इमलाक ना जलाएं। वो भी आपको याद है पिछले धरने में भी वो भी आपने खुद ये बात कही कि फिर ये देखना पड़ेगा कि फिर आपने उनको इस बात पे वो मजबूर कर दिया या फिर नहीं। अगर आपने फ्री हैंड दिया होता फिर आप असेस भी करते वो कितने लोग आए। फ्री हैंड नहीं मिल सका तो असेसमेंट भी जायज है कि कितने लोग थे या नहीं। समीना बात यह है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हुकूमत तो उसको अपनी कामयाबी करार दे रही है ना, इसलिए कि देखें जब वो शोर नहीं हुआ वहाँ ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जब ये मामला हुए तो अगली दफा जो शुरका हैं अगर इमरान खान साहब आने का ऐलान भी करते हैं तो आने से पहले 2 बार सोचेंगे। अगली दफा इमरान खान साहब आएंगे वैसे 6 दिन बाद, क्योंकि अब आप भी इस बात पे एग्री कर रहे हैं। मेरा भी अंदाजा है कि 6 दिन में तो नहीं हुकूमत जाने लगी। मेरा जाती ख्याल है कि आएंगे इमरान खान साहब, लेकिन 6 दिन बाद शायद ना आए, बाद में कोई थोड़ी सी देर की डेट अनाउंस कर दें, लेकिन आएंगे दोबारा। वो आएंगे, उन्हें आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब की बार जब आएंगे तो क्या आपको लगता है लोग उनके साथ आएंगे? मेरा ख्याल है अगली दफा लोग कम आएंगे और हुकूमत इससे भी ज्यादा सख्ती करेगी। अच्छा, हाँ जी। ओए होए, अब तो सुप्रीम कोर्ट के वाजे ऑर्डर भी हैं और इस सारे मामले और कितनी अफसोस की बात यह है जी लाली साहब, कितनी अफसोस की बात यह है कि आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में 2 पार्टीज के दरमियान जब ऐसे बातें होती हैं तो बाहर के लोग आके दे वांट टू प्ले द मीडिएटर। मैंने कभी सुना नहीं है। चलिए रूमर्स हैं, कोई एर्दोगान आता है वो कहता है नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा बीच में, कभी कोई और आता है। ये क्या मुल्क है भाई? तुम लोग एक एक के साथ लड़ते हो और बाहर के लोगों को बुलाते हो और कहते हो कि तुम मीडिएशन करो या तुम ट्रस्ट नहीं है ना लाली साहब। सिंपल सी बात है, ट्रस्ट ही नहीं जब होगा एक दूसरे पे, सिस्टम पे, इदारों पे, तो फिर कोई ना कोई तो फिर किसी फिर और की लेनी पड़ती है। हिलाली साहब मेरी इस पे थोड़ी सी एक बात है कि मुल्क तो बहुत अच्छा है, लोग अच्छे नहीं हैं। देखिए मुल्क तो बहुत अच्छा है, हमने इस मुल्क को भी तबाह करने का पता नहीं ठेका ले लिया, बेरा उठा लिया और ना किसी की कोई बात मानने को तैयार है, ना इसकी तरक्की के लिए काम करने को तैयार है। अच्छा हिलाली साहब, मैं आपका इस पे जरूर कमेंट लेना चाह रही हूँ। जो इमरान साहब से भी मैंने बात पूछी, डू यू थिंक के आफ्टर 6 डेज दोबारा से इमरान खान साहब कोई नई डेट अनाउंस कर देंगे? और अब उसके बाद प्रेशर तो फिर इमरान खान साहब पर होगा ना कि अब फिर से लोगों को इकट्ठा करना, और अब की बार और एक चैलेंज होगा कि फिर
दोबारा लोग इस तरह आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आप ये भी देखिए हलाली साहब कि उनके भी जो वर्कर्स हैं उनमें डिसअपॉइंटमेंट है। वो तो जैसे तैसे आग खून का दरिया पार करके पहुंच ही गए थे। वो तो ये चाह रहे थे कि अब हम बैठें और फिर अब इतना जो हमने सफ़र किया है वो किसी रिजल्ट मिले उन्हें। लेकिन इमरान खान साहब ने जब जाने का कहा तो वो डिसअपॉइंट हुए इस चीज़ से। देखिए, पहली बात यह है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही है। और हाँ, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं खून खराबा हो और वो कहते हैं सो व्हाट। और ख़ास तौर अभी वो कहते हैं कि पहले दफ़े अगर एक इम्प्रेशन कुछ लोगों ने फॉर्म किया है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अब तो हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। दैट वुड बी एन इवन बिगर मिस्टेक। इमरान खान को मैं अब एडवाइस अगर करूँगा, तुम मुल्क को तकसीम करोगे, तुम अपने दुश्मनों के हाथ में खेलोगे, और कोई दुश्मन नहीं है जो इसके लिए ठहरा हुआ है विद ग्रेटर एंटिसिपेशन देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लाख और करोड़ों डॉलर जो हम खर्चते हैं इन लोगों पे, इनको लड़ाने और फसाद प्रमोट करने के लिए, हमें आपस में लड़ पड़े हैं, हमारा उनका दुश्मन का काम तो आसान होता है। मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए जी, यस, इमरान खान के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला है समीना, एंड आई डोंट नो वो किस किस्म का फैसला लेगा। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि अगर वो पीछे हटे, जो मैं समझता हूँ शायद टैक्टिकली करना पड़ेगा इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, तो वो कहेंगे हार गया पिट्ठू। यही गवर्नमेंट वाले आके कहेंगे, यही कहेगी कि मैंने कहा था गोली खा लो। तो कहने की बात वो तो कह रहे हैं ऑलरेडी लॉन्ग मार्च के बाद भी। जी, ये एक बड़ा मुश्किल सा फैसला है उसके लिए, मगर उसका फैसला है, ठीक है, he has to do it, and I think कि हम लोगों को we should pray कि he takes the right decision। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो पॉलिटिकल डिस्कशन बढ़ाएंगे थोड़ी। अब गवर्नमेंट पे मैं थोड़ा फोकस करूंगी कि इन्होंने जो इस्लाहात की हैं और जो इन्होंने नैब में तरमीम की हैं, ये क्या है, क्यों हैं, कैसी हैं, इस पे भी थोड़ी गुफ्तगू होगी। पेट्रोल प्राइस जो है वो बढ़ा है, उससे कितना नुकसान हो सकता है सियासी तौर पर इस हुकूमत को, यहाँ ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद फर्दर डिस्कशन। वेलकम बैक जी। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में हमने देखा कि जैसे पहले पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़ी तेज़ी से इलेक्शन रिफॉर्म्स की थी, इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने भी बड़ी तेज़ी से इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं और उन्होंने भी एक तरफा ही की थी, इन्होंने भी एक तरफा की हैं। लेकिन इन्होंने अब जो ईवीएम का मामला है उसको भी ज़ाहिर पेंडिंग कर दिया है। इलेक्शन कमीशन देखेगा, मराहिल में होगा। ओवरसीज़ का जो वोट का हक है उसको जिस तरह से पिछले हमने देखा था पहले इस्लाहात में किया गया था, उसको भी उन्होंने रिवर्स किया है कि जी उस तरीके से वो नहीं हो सकता, उसका कोई मैकेनिज़्म अभी जो है वो सही से तैयार नहीं है और कुछ नैब तरामीम भी की गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिल शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है। कमर दिल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा आपसे ही मैं इस बात का आगाज़ करना चाहूँगी। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से आपकी राय जानना ज़रूरी है। आप समझते हैं ये जो तरामीम की गई हैं इस हुकूमत की जानिब से, ये नागुज़ीर तरामीम थी और वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि ईवीएम को अगले इंतखाबात तक तैयार कर ले या फिर उतनी तादाद में मंगवा ले? और इसी तरह से ओवरसीज़ का जो मामला है, ये तो बड़ा पुराना फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्यों नहीं अभी तक उसका कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सका? वैसे तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है, अपने तजर्बे की बुनियाद पर ज़्यादा इलेक्शन कमीशन का वसी तजर्बा हमारे पास है और माजी में देखते रहे, आप भी देख रहे हैं। इसमें जो तरमीम करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी। अब जो मौजूदा जो असम्बली है, ये एक किस्म का एक अबूरी सिस्टम है, बुरी इंतज़ाम है, एक तरफा जब हो रही है तरमीम। तो जब ये एक तरफा तरमीम होती है जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती, ये सिर्फ महज एक हालात को देखते हुए कानून में तरमीम कर ले तो ठीक है, इनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन जमहूरी तौर पर, मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ऐसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है करने की। अब उसको बिला वजह देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, ओवरसीज पाकिस्तानी से हो गया, ये ऑलरेडी पहले इसमें तरमीमें हो चुकी हैं।
और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना रोड मैप दिया हुआ है कि जनाब ये काबिल अमल नहीं है, और इस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी उन्होंने अपना दे दिया पॉइंट ऑफ व्यू, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इंटरनेट बैटिंग वोट हो रहा था उस पर भी अपना पॉइंट दे दिया। तो अब इसके मजीद उसमें तरमीम करना, उसको डिलीट करना, हज़फ करने की जरूरत पेश नहीं आनी थी। इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को प्रोए लाते हुए इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। ये नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नर दिलशाद साहब, जो ईवीएम है उसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि इसको हम मरहलावार जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं अगले साल अगस्त सितंबर में जाके, तो क्या उस वक्त तक भी इससे पहले इसके ट्रायल नहीं हो सकते थे ईवीएम के? उसमें तो अभी काफ़ी 1.5 साल का वक्फा था। साबका हुकूमत ने इस सिस्टम को, अच्छा सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो उस पर साबका हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे अदम एतमाद किया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बोर्ड नहीं किया, साइंस टेक्नोलॉजी की ड्यूटी लगा दी कि वो खुद ही मशीनें खरीदें और पोलिंग स्टेशन में पहुँचा दें। तो इस पर आपस में इलेक्शन कमीशन की हुकूमत में तनाव पैदा हुआ। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी, हमारा मीडिया पर्सन को इसको अंदाजा नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि अपना इसका पॉइंट वो पेश करे। तो सबसे बड़ी अहम बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में या ओवरसीज पाकिस्तान में तो ठीक है, तरमीम तो हो गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को 18-20 खत लिखे, समरिया भेजी कि जनाब आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो तरमीम तो कर दी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में हमें 14 तरमीमें करनी पड़ेंगी। तो 14 तरमीमें तो करवाएं इलेक्शन एक्ट में, अपने बाकायदा एक कानून के साजी करें, उसको एक्ट में तब्दीली करें। तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के किसी 18-20 अमीरों का जवाब नहीं दिया, जिसकी बना पर तनाव पैदा हो गया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा दी, हमने मेज पर रख दी, लेकिन जो हमारा कानून है उसमें लिखा होता है कि बैलेट पेपर देते वक्त बैलेट पेपर की बैक पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं। वो कहाँ, उसमें तरमीम कहाँ आई? इसके बाद वोटर को जो बाकायदा जो दिया जाता है काउंटर फाइल पर, उसमें दस्तखत अंगूठा लगाया जाता है, उसमें तरमीम करें। तो तकरीबन 14-15 तरमीमें करनी थी, वो नहीं की। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा भी ठीक है आपने तरमीमें नहीं की है तो नाकाबिल अमल है, तो उस पर उन्होंने पीछे कर दिया, बैच पे चले गए। तो अब ये जो अब हुकूमत ने तो ठीक है, चले इन्होंने अपना फ्रेंडली अपोजिशन के साथ मिलकर अब तरमीम कर ली है, तो ठीक है। उसमें ये हो गया कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर कोई आईनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल की, बस वो एक किस्म तरमीम कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन को एक महफूज रास्ता मिल गया। और जहाँ तक है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तो ये मसला बड़ा पेचीदा है और इसके ऊपर ये इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें टेम्परिंग है, इसके अंदर बाकायदा इंटरनेट की इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है और हैक हो सकता है, सारा सिस्टम सबताज हो जाएगा। वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको रिजेक्ट कर दिया है। कि बहरहाल अगर ज्यादा आपको शौक है पाकिस्तानियों को, बाहर के लोगों को, तो आप पोस्टल बैलेट के जरिए कर लें और वैसे में जाएं, वोट अपना करें, लेटर बना के भेज दें रिटर्निंग ऑफिसर को पोस्टल। और इस पे ये भी देखा जा सकता है कि बाकी ममालिक इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को भी स्टडी किया जा सकता है। मैं इस पर आपका कमेंट फर्दर भी लूंगी कमर साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा हिलाली साहब और इमरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि जो काम, क्योंकि जब ये आई थी गवर्नमेंट तो इन्होंने ये कहा था कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, उसके बगैर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो अब वो इलेक्शन रिफॉर्म्स यही थी बेसिकली कि उन्होंने ये जो काम थे दोनों करने थे वो उन्होंने कर लिए हैं। आप समझते हैं कि इनके तहत भी अगर इंतखाब हो जाए जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, या फिर उसके बाद एक नया एहतजाजी सिलसिला शुरू हो जाएगा धांधली के साथ, शोर के साथ? देखिए, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को क्या अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। आई डोंट केयर। मैं जानना चाहता हूँ पार्लियामेंट ने क्या कहा है। पार्लियामेंट ने कहा है मशीन लाओ। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कैसे वो मशीन को लाएं और इम्प्लीमेंट करें। और अगर वो कहते हैं नहीं हो सकता तो मैं नहीं मानता कि नहीं हो सकता। इसके माने उनको पता नहीं है, इसके पता है एक्सपर्टीज नहीं है। जाओ ढूंढो और करो, तुम्हारे को एक हुक्म मिला है। एक बात। दूसरी बात है 10 मिलियन पाकिस्तानी बाहर है मुल्क में, और आप 2022 में कहते हैं प्लेन पकड़ो, पाकिस्तान आओ और वोट करो। ये आप कहते हैं लोगों को आज के इन दिस डे एंड एज, इस मॉडर्न ईरा में
इसलिए कि आप कुछ इंश्योर नहीं कर सकते हैं सीक्रेसी, इसलिए कि हर आदमी इधर चोर है वैसे तो हैं, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कोशिश करो और करो ये काम, ये एक फरमान है आपके लिए, यू कांट से नो। ठीक है जी इमरान साहब, ये इंतखाबात अगर इस सिस्टम के तहत हो जाएं तो फिर इमरान खान साहब तो फिर धांधली का मामला लेके फिर सड़कों पर होंगे। इमरान खान साहब ज़रूर सड़कों पे हों, लेकिन असल वजह यह है कि मैं तो इस सारी सूरत हाल में ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को समझता हूँ। उसकी बुनियादी वजह देखें, आज अगर ये एक तरफा कानून साजी हुई है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर मौजूदा पार्लिमान में तहरीक इंसाफ के लोग होते, उन्होंने रिज़ाइन ना किया होता तो आज वो इस पर ना होने देते। प्रॉब्लम यह है कि जब आपने उनके लिए मैदान खाली छोड़ दिया तो उन्होंने तो राजा रियाज साहब को बना लिया अपना अपोजिशन लीडर। सुन इनके जाने के बाद हुए हैं ना, अगर ये ना जाते तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज जाने की वजह से तो ये गए। राजा रियाज साहब कभी भी नहीं अपोजिशन लीडर बन सकते थे, चाहे ये हुकूमत से चले जाते, लेकिन वो अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे। लिहाजा इन्होंने गलत मशवरों में आके या जज्बात में आके इस्तीफों का फैसला कर दिया। आप याद करें जब पीडीएम इस्तीफा देना चाहती थी तो पीपल्स पार्टी ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? उन्होंने कहा ना 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 इस्तीफे ना देना, इनके लिए मैदान खाली ना छोड़ो। वो अब देखें, अब इन्हें ये दचके इसीलिए लग रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन दे के उनके लिए मैदान खाली छोड़ दिया। अभी मजीद आफ्टर शॉक्स आएंगे, आप ये देखें। वो चेयरमैन नैब पे भी वो यही कर रहे हैं ना, राजा रियाज साहब के मशवरे से वो लगा लेंगे। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, लिहाजा सूरत हाल इन्होंने खुद इसलिए किया। बाकी रह गया सवाल वो आपका, आप देखें कंवर शाह साहब ने बड़ी बात क्लियर की है। उन्होंने कहा जी जब आपने किया ये एक अमेंडमेंट तो कर दी, लेकिन जो 14-15 उसके साथ नती चीजें हैं वो भी तो पार्लिमान ने ही कर दी हैं। वो चेंजेस इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता, वो पार्लिमान ने चेंजेस कर दी है, वो सारी तरह पार्लियामेंट ने कर दी है। इसी तरह से अगर आप कहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कभी मशीनें तुम लो तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? आप इलेक्शन कमीशन को फंड्स दें, उसकी ड्यूटी लगाए, फिर वो ना करे, आप उसको टांगे कभी तुम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा कंवर दिलशाद साहब, एक चीज और भी है, वो ये कि जो इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आए हुए हैं उनके ऊपर भी अभी क्लैरिटी उस तरह से नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर स्पीकर जो नए वाले आए राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे दोबारा, रिकन्फर्म करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या कोई टाइम बाउंड नहीं है कि जी कितनी देर में आपको वो करना है? क्योंकि इस तरह तो अगर उस पर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाना है तो इलेक्शन कमीशन को भी पता हो कि जी ये सीटें खाली हो गई हैं इलेक्शन करवाने, जैसे पंजाब असेंबली में अब वो ज़िमनी इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस भी कर दिया डेट और शेड्यूल। तो ये इसके ऊपर कितनी पेचीदगी है जो ये इस्तीफों वाला मामला है पीटीआई के कौमी असेंबली में? ज़ाहिर है बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। ये डिबेट ऐसी है जिसमें बहुत लंबी चौड़ी हम अपने दलाइल दे सकते हैं, और ज़फ़र अलारी साहब को ग्राउंड रियलिटी का इल्म नहीं है, हम उनकी बड़ी एहतराम करते हैं। वज़ारत ख़ारजा के इंतहाई अहम उनकी ओहदेदारों पर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो मामलात है आम आदमी को समझ से बालातर है। तो ज़फ़र अलारी साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात करें और वो उनको 3-4 घंटे में सारा सिस्टम समझा दें कि किस अंदाज से हमने आगे बढ़े और किस अंदाज से हुकूमत ने हमारे साथ मुनाफत की। तो सब बातें समझा देंगे। जैसे असल बात हम आगे चलते हैं, जहाँ तक ये जो इलेक्शन हो रहा है आपका, ये इस्तीफे जो मंजूर किए जा रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि इस्तीफे फ़ौरन मंजूर करें। ये इन्होंने एक अपनी ज़ाती मफादात की खातर इन्होंने इसमें बड़ी लगा रखी है। पार्लिमानी एक्ट है, रूल है, रूल ऑफ बिजनेस है कि भाई हमें तो अब इस्तीफे के लिए बुलाएंगे, पूछेंगे, उससे राय लेंगे। राय लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके दस्तखत हो गए हैं तो फिर उस वक्त बाकी तरीक़ाकार ये का जो हाथ से लिखा जाए, उस पर टाइप ना किया जाए, ये सारी बातें एक तरफ रखें। उन्होंने इस्तीफे दे दिए। स्पीकर साहब को फौरी तौर पर इस्तीफों को कबूल कर लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर उनको बाई इलेक्शन करवा देगा। पूरी मशीनरी मौजूद है। अब जैसे अब ये पंजाब के 20 सीटें खाली हुई थी, 5 नशिस्तें ख्वातीन की, 2-3 ख्वातीन की थी, 2 माइनॉरिटी की थी। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे में सीटें पीटीआई को दे दी। वो राइट पीटीआई की सीटें थी, वो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। तो अब ये जो 20 सीटें हैं इनका इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया 17 जुलाई को। इसी तरह जो हमारे जो 130 हैं, 125 हैं, 130 है कौमी असम्बली के मेंबरान, तो स्पीकर साहब ने वो पुरानी अय्याज सादिक वाली पॉलिसी क्यों इख्तियार की हुई है? उस ज़माने में ये हुआ था जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे, 26 मेंबर थे कौमी असम्बली के, तो उन्होंने अय्याज सादिक साहब ने पता नहीं कहाँ से इशारा आ गया था
कि उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं किए और 1.5 साल तक रखा। हो सकता है अभी भी कोई इशारा ही हो। अपना इंतजार ना करें, उसमें आइन में लिखा हो 64 में, जो ही आपने इस्तीफा स्पीकर के हवाले दिया, खत्म, बस मंजूर हो गया। जब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली एक्टिंग थे वो कासिम सुरूरी साहब, उन्होंने इस्तीफे मंजूर करके भिजवा दिए इलेक्शन में पाकिस्तान को, तो खत्म करें। बाद में राजा परवेज अशरफ साहब ने अपनी तरफ दिखाई स्पीकरशिप, कहते नहीं मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा। आपको देखने वाले कौन है? जब डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए और भिजवा दिए हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, तो आप बीच में क्यों पख मार रहे हैं? जाने दे, कौमी असेंबली के इंतखाबात हो जाएंगे, बाई इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इस दौरान इतनी इंपॉर्टेंट ये सारी कानून साजी हो रही है, आगे बजट भी आना है, तो इतनी सारी नशिस्तों पे कोई नुमाइंदगी नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कमर साहब के जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें अभी जो हमजा शहबाज साहब है उनका स्टेटस भी बड़ा अनक्लियर सा है, उस पर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में भी है वो मामला। लेकिन क्या हम ये सोचें कि जब तक ये आएगा ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट, तो उसके बाद ही इस पर फैसला होगा कि जी फाइनली वज़ीर आला कौन है, दोबारा से चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा, या उससे पहले भी मामला सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर तय हो सकता है? दरअसल बात यह है कि असल मामला हमजा शहबाज, हम किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप कानून आइन की बात करते हैं। हमजा शहबाज का जैसे भी इलेक्शन हो गया, बदमाशी में हो गया, गुंडागर्दी में हो गया, या जैसे भी हो गया, सबके सामने यहाँ पे देख लिया, लेकिन वो इलेक्शन हो गया और इसके बाद हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने की ऑर्डर के तहत स्पीकर साहब ने हल्फ ले लिया। अब अगर ये जो 20 सीटें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आइन का जो आर्टिकल 63 है उसमें तरीक़ेकार बता दिया कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करें उसका रेफरेंस भिजवा दे इलेक्शन में, पाकिस्तान को फैसला करेगा, डिसीड कर देगा। अगर साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन डिसीड कर दिया। अब ये कहना कि जी वोट काउंट नहीं होगा, तो आपको वो तशरीह में समझ नहीं आया। चलिए उस पर अभी डिटेल ऑर्डर भी आएगा तो देखते हैं कि फर्दर उसमें क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाह साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शामिल रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। ये एक बहुत कड़वा घूंट जो कि पीना पड़ना था हुकूमत को, और वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, बल्कि काफ़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फाइनली ये जो काम है उन्हें करना पड़ा, उन्होंने कर लिया। इसके अब क्या असरात होंगे इसके ऊपर भी बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। सब समझाते हैं कि मईशत पर सियासत ना किया जाए और ना ही कोई इतना बयान आगे बढ़कर दिया जाए कि जो बाद में गले पड़ जाए, लेकिन हमारे सियासतदान समझते नहीं हैं। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि जब भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े तो समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है, और बाद में जब उनको अपने दौरे हुकूमत में ये प्राइस बढ़ाने पड़े तो फिर ये जुमले उन्हें हॉन्ट करते थे। उस वक्त की अपोजिशन ये कहती थी कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, इस वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और आवाम पर महंगाई का सुनामी आ रहा है। लेकिन अब वही हुकूमत में जब आ गए हैं अपोजिशन वाले, तो अब वो ये बता रहे हैं कि ये कितना नागुज़ीर है, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। अब उनको उनके पुराने जुमले जो हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आलमी मंडी से ही ये कीमतें मुंसलिक हैं, तो फिर इस किस्म की एक दूसरे पर तनकीद करने से गुरेज किया जाए तो फिर इस किस्म की सुबकी का सामना नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कौन इस बात को समझाए। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि 30 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक नए महंगाई के सुनामी का खदशा जाहिर किया जा रहा है और अवाम बिलबिला रहे हैं, क्योंकि किराए भी फ़ौरन से बढ़ा दिए गए हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, और बाकी चीज़ों की भी ज़ाहिर कीमत बढ़ेगी। क्या वाकई ये हुकूमत के लिए एक नागुज़ीर फ़ैसला था और उसके बाद अब जो डोलती मईशत है वो संभल जाएगी या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, क्या ख्याल है? ये एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन अब ये हुकूमत इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर डाल रही है। इमरान खान साहब वाले कहते हैं कि अब पता चला आपको कि उस वक्त हम क्यों बढ़ा रहे थे, तो आप किस पे इसकी जिम्मेदारी डालेंगे? मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी आप जिस पे मर्जी डालें, मौजूदा हुकूमत इससे बिल्कुल बच नहीं सकती। या तो जिस वक्त हुकूमत बनी थी पहले दिन आके इजाफा कर देते, कहते जनाब ये क्योंकि वो मुआहदा करके गए हुए थे, हमने तो उस मुआहदे पे सिर्फ अमल किया। अब आपने जो 6 हफ्ते लगा दिए, उससे आप इन 6 हफ्तों में बिल्कुल बरीजुमा नहीं हो सकते। लिहाजा ये जो है ना, इस हुकूमत पे भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी इमरान खान साहब पे जिम्मेदारी थी। लेकिन असल इशू ये नहीं है कि ये जिम्मेदारी से मामला हल हो जाएगा। असल इशू ये है कि 30 रुपये फी लीटर जब आपने इजाफा किया तो उससे तूफ़ान महंगाई का क्या आएगा। और आज अभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब
मैंने उनका ट्वीट हाँ भी वो देखा। देखा आपने, उन्होंने ट्वीट किया कि उसमें अभी तो शायद मजीद आपको इतनी ही कीमत मजीद बढ़ाना पड़े। अब IMF ने तो आपको सीधा जंडीत दिखा दी थी, उन्होंने कहा बच्चों ये करते तो ठीक है, नहीं तो जाओ। अच्छा, जब IMF आपको जवाब देता है तो सऊदी अरब, UAE या कोई भी दूसरा मुल्क भी मदद नहीं करता, वो आपसे कहता है जी आप हमारी तरफ से फारिग हैं। लिहाजा ये हुकूमत तो इतनी फंस गई थी उसमें कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। इतना टाइम वज़ीर आज़म ने इसीलिए लिया। लेकिन आज जो अभी खिताब उनका लेट भी हुआ है, अब सुना है 10:55 पे आएगा, उसमें मेरा ख्याल है कि वो रिलीफ देने जा रहे हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग उसमें आते हैं उनको वो कोई सब्सिडी देंगे कि जी उनका उस में आने वाले लोग को भी और छोटी गाड़ियों को भी उसमें सब्सिडी मिलेगी। हाँ जी, तो अब वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है उससे, चले उन्हें पेट्रोल तो सस्ता मिल जाएगा लेकिन बाकी चीज़ें तो सस्ती नहीं मिलेंगी, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। हुकूमत को अब ये कड़वी गोली जो है ना निगल नहीं होगी। जी लाली साहब, देखिए सीधी सादी बात यह है, ये कैसा होता है। एक हुक्म गया था इमरान खान से तरीन को कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी पार्टी नहीं बर्दाश्त करती और मुल्क नहीं बर्दाश्त करता कि कीमत पेट्रोल का बढ़ते जाए जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। लिहाजा कम करो, इतना कम करो और पैसे ढूंढो, और ये एक सब्सिडी होगा जो हमारे पैसों से ये आएगा। फॉरगेट अबाउट IMF। उसने कर दिया, 466 बिलियन रुपया उसने निकाला और बता दिया किधर से ये सब पैसे ले रहे हैं। IMF को जाके बताया, IMF ने, ठीक है IMF ने कहा उसको, मगर ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं था, दिस इज कॉन्ट्ररी टू द एग्रीमेंट। उसने कहा हाँ, मगर ये एक पॉलिटिकल नेसेसिटी था। मैं समझता हूँ बड़े चालाकी से उसने ये किया था और बताया था उनसे कि मैं और कर्जा नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं अपने पैसे से ये दे रहा हूँ, एंड दिस इज द वे। ये साहब क्या किया, ये साहब आए कहने लगे हाय 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 मेरे पास पैसे नहीं पैसे। अरे यार, तुमने सोचा है, तुमने सेट असाइड किया है, तुमने जो तरीन किया था, व्हाई डिडंट यू अटेम्प्ट इट लाइक दैट? वैसे क्यों नहीं किया तुमने? कुछ नहीं, बस डालो अपने ये पहले गवर्नमेंट में और 30 रुपया बढ़ा दो, और अब आप देख रहे हैं 40। उस वक्त तो फिर भी सिचुएशन बेहतर थी ना, अब तो रिजर्व्स और भी कम हो गए ना, ये भी मसले मसाइल साथ हो गए। चलिए हम कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे लेते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई इस इकदाम के बाद थोड़ी हमारी मईशत स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये फरमा दीजिए, ये जो पेट्रोलियम प्राइस बढ़ी हैं ये वाकई नागुज़ीर थी और अब इसका कोई हल नहीं था, और अब क्या इस फैसले के बाद थोड़ी सी मईशत को संभाला मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि जी इस इकदाम से मईशत को संभाला मिलेगा। मईशत तो प्रोडक्टिविटी का नाम है। जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, जब तक आपके एक्सपोर्टेबल्स ज़्यादा नहीं होते, जब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती, बाकी तो सिर्फ IMF को खुश करने के लिए ये सारा इकदाम कर दिया। ये 10 दिन बाद आप या 12 दिन बाद बजट ला रहे थे, उसके अंदर ले आते, पार्लियामेंट से पूछते। आपने IMF ने आपकी बातें नहीं मानी, आपने फिर भी 30 रुपए महंगा कर दिया पेट्रोल, तो डॉलर नीचे नहीं आया। पता लगेगा कि डिमांड पेट्रोल की कम हुई, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास अल्टरनेट्स नहीं है। बिजली भी वहाँ से पैदा करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से है। ये ठीक है स्कूल थोड़े से बंद हो गए उसकी वजह से शायद, मगर नागुज़ीर नहीं था। आपके पास और बड़े चैनल्स थे ये पैसे लेके, और वो चैनल्स भी IMF कहेगा कि आप टैक्स ज़्यादा करते हैं एंड सच फोर्थ, जो तरीका नहीं है। आई थिंक कि आपको रिकंसिडर करनी पड़ेगी इकोनॉमी और एक्सपोर्टेबल्स और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कहाँ कहाँ आप चीज़ें जनरेट करते हैं, फिर इकोनॉमी स्टेबल होगी। सिर्फ पेट्रोल बढ़ा देने से आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं ऑन एवरीडे लाइफ वो कम होंगे, क्योंकि उन्होंने अब ज़्यादा पैसे 30 रुपए पर लीटर ज़्यादा देने हैं हर चीज़ पे ही।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। सो आई थिंक कि नहीं, ये हल नहीं था। अच्छा, ये मेडिसिन आपको इल से ज्यादा तकलीफ देगी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बड़ी हैरत की बात है, वरना जनरली तो हम यही सुन रहे थे कि ये हर कोई ये एक्सपर्ट कह रहे थे कि जनाब ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी मुख्तलिफ राय। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, बात ये है कि जब तक बैरूनी तेल आएगा और डॉलर महंगा होगा तो चीजें कहीं ना कहीं, बट यू कैन ऑलवेज टैक्स लेके आपने ये सब्सिडी दे सकते थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब अफराते सर बढ़ेगा, महंगाई और हमें नजर आएगी, कहाँ तक जाके स्टॉप लग सकता है आपको लगता है? और अब जब पैसे मिलेंगे तो फिर उससे थोड़ा सा सर्किट तो चलेगा ना मईशत का, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो थोड़े पैसे मिलेंगे तो थोड़ा सर्किट चलेगा। मेरा ये ख्याल है कि पैसे एक स्टेबल 4-5 साल की जो गवर्नमेंट होगी उसी को मिलेंगे, क्योंकि एक 1.5 साल की हुकूमत को उस तरीके से पैसे कोई नहीं देगा। उसकी गारंटी कौन देगा जो पैसे मिलने हैं? सो आई थिंक कि अब बड़ी ज़रूरी है कि इलेक्शन करा के एक स्टेबल गवर्नमेंट जो भी हो उसको इकोनॉमी का एक ताकि वो लॉन्ग टर्म डिसीजन कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 4-5 साल के डिसीजन। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा। इमरान साहब आपको लगता है कि इस तरह के फैसले, और अगर मजीद आगे बजट का भी सुन रहे हैं कि वो भी बड़ा सख्त बनाना पड़ेगा, तो ये सोच के आए थे कि हमको ये अच्छा नरम बजट देंगे, बड़ा लोगों खुश होंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे तो हमें भी फायदा होगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स हो रही है। तो आप समझते हैं इससे नुकसान होगा इस हुकूमत को कि इन्होंने बिला वजह अपने गले में ये मुसीबत डाल ली? देखें, सियासत में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको फैसले सही वक्त पे सही फैसले आगे लेके जाते हैं और सही गलत वक्त पे गलत फैसले पीछे लेके जाते हैं। इन्होंने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम सोचा था कि हम बड़ा आसान बजट लेके आएंगे। इन्हें ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उस वक्त इनके ख्याल में ये था कि हमें IMF से भी पैसे मिल जाएंगे और IMF के बाद दूसरे दोस्त ममालिक भी पैसे दे देंगे। अब भी अगर इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, इनके अंदाजे दुरुस्त हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कुछ परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि IMF भी नहीं देगा, और अगर IMF नहीं देगा तो कोई भी नहीं देगा, तो फिर इनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा फिर डॉक्टर साहब आपका फाइनली क्या बजट के बारे में, आने वाले बजट के बारे में क्या आपके रिमार्क्स हैं? क्या ये एक बहुत टफ बजट होने जा रहा है, अवाम फिर तैयार कमर कस लें? और देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी से डेवलपमेंट बजट के पैसे इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो आपके वो डैम्स नहीं बनेंगे, आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की वैसे ही बढ़ी हुई है। सो ठीक है, ये देंगे सरकारी अफसरों को कोई 10% जिस तरह हमेशा से देते रहे हैं, बट सारा बोझ अब IMF जो कह रही है वो ये कह रही है कि जो 1-1.5 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं उनका जो है टैक्स 30% कर दिया जाए, जो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स से 29 है। सो अगर ये करेंगे तो फिर जो है आपकी मिडिल क्लास भी इफेक्ट होगी। बजट तो टफ होना है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में जाना चाहती है तो फिर इनको कोई मुरादें देनी पड़ेंगी जो ये नहीं देना चाह रहे। एट द सेम टाइम महंगाई होगी। ठीक है, यानी ये एक कड़वी गोली नहीं है, ये अभी एक मुसलसल कड़वी थेरेपीज का एक सिलसिला है जो इन्हें करना पड़ेगा, और देखते हैं कि ये हुकूमत किस हद तक उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह।